नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। स्टारलिंक की रेगुलेटरी बाधा दूर। भारत में सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन शुरू। लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग से मिलेगा 41,000 को रोजगार। भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश के स्पेस रेगुलेटर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इन स्पेस की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑथराइजेशन लिस्ट के अनुसार इस मंजूरी के बाद स्टारलिंक के लिए देश में कमर्शियल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए आखिरी रेगुलेटरी बैरियर दूर हो गया है। स्टारलिंक को अब सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करना होगा और अपनी सेवाओं के लिए जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। दूरसंचार विभाग सुरक्षा अनुपालन को पूरा करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम देने के लिए तैयार है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्टारलिंक देश में कुछ महीनों में ही सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू कर सकती है। स्टारलिंक ने भारत में वीसेट प्रोवाइडर्स के साथ पहले ही व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। वीसेट सेवा प्रदाता उपग्रह आधारित इंटरनेट और संचार समाधान प्रदान करते हैं, खासकर उन स्थानों के लिए जहां लोकल कनेक्टिविटी सीमित या बहुत कम है। मंजूरी देने से पहले स्पेस रेगुलेटर ने स्टारलिंक को एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था। स्टारलिंक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट के एक नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। कंपनी वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े सैटेलाइट नेटवर्क का संचालन करती है, जिनके 6,750 से अधिक सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हैं। स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं मंगोलिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यमन, अजरबैजान और श्रीलंका सहित कई देशों में पहले से ही उपलब्ध है। गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला भारत का पहला प्लांट शुरू हो गया है। ये प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर शुरू किया है। ये चिप फोन, लैपटॉप, गाड़ियों और कई गैजेट्स में इस्तेमाल की जाती है। अभी भारत इन चिप्स के लिए विदेशों पर निर्भर है। इसकी सप्लाई रुकने पर देश में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। इस प्लांट से भारत अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा और विदेशी निर्भरता को घटाएगा। चिप का प्रोडक्शन दिसंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करते हैं। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इनके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने में काम आते हैं। ये प्लांट भारत की ज़रूरतें पूरी करेगा और विदेशी निर्भरता को घटाएगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बूस्ट करेगा। भारत अब चिप्स का यूज़र नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी बनेगा। इस प्लांट से 20,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब के अवसर मिलेंगे। ये प्लांट भारत को ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों की लीग में शामिल करेगा, जो ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े प्लेयर्स हैं। भारत में लिथियम आयन बैटरी की लाइफ खत्म होने के बाद सिर्फ 1% बैटरी की रिसाइकलिंग करके उसमें से इस्तेमाल योग्य सामग्री निकाली जाती है। इतना कम रिकवरी रेट भविष्य के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर तो है ही, ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। लिथियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग पर इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन और एक्सचेंजर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि 2030 तक सर्कुलर बैटरियां इकोनॉमिक लगभग 30,000 करोड़ रुपए यानी 3.5 अरब डॉलर हो सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मांग तेजी से बढ़ रही है। चार्जिंग अहेड, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिसाइकल वाली सामग्री के उपयोग के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से नियम तैयार किए जाने चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाली रिसाइकल सामग्री की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन रिसाइकल क्षमता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लिथियम आयन रिसाइकलिंग इकोसिस्टम में वर्ष 2030 तक 41,000 रोजगार का सृजन हो सकता है। इससे कार्बन उत्सर्जन में सालाना 75,000 टन की कमी आएगी। ये सड़कों से 60,000 वाहनों को हटाने के बराबर है। इसके अलावा 570 करोड़ गैलन पानी की भी बचत होगी। इतना पानी 5 लाख की आबादी वाले एक शहर की 1 साल की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है। एक मजबूत रिसाइकल इकोसिस्टम भारत की 14% बैटरी सामग्री की मांग की आपूर्ति कर सकता है, जिससे देश की रणनीतिक स्वायत्तता बेहतर होगी और लिथियम, कोबाल्ट तथा निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम होगी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के सीईओ वेंकट एन चालसानी ने कहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव ने कुछ निवेशकों को सतर्क कर दिया है, लेकिन हम हाइब्रिड और आर्बिट्रेज फंड्स की एक और सकारात्मक बदलाव भी देख रहे हैं। ये रुझान निवेशकों के मैच्योर बिहेवियर और अनिश्चित समय में संतुलित जोखिम वाली रणनीतियों को प्राथमिकता देने को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है और हम निवेशकों को अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जून के आंकड़े पेश करते हुए चालसानी ने कहा कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पिछले महीने 74 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई, जो एक रिकॉर्ड है। ये वृद्धि मजबूत खुदरा भागीदारी और एसआईपी प्रवाह में लगातार वृद्धि से प्रेरित है, जो इस महीने 27,269 करोड़ रुपए रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से आयात होने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसे लेकर उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक लेटर शेयर किया। इसमें उन्होंने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और अपने दोस्त जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि यह एक तरह का विच हंट है। बोल्सोनारो पर ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुए दंगों के लिए कथित रूप से तख्तापलट की कोशिश का आरोप है। ट्रंप ने कहा, ब्राजील में फ्री इलेक्शन पर हमला हो रहा है और अमेरिकी लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को कंट्रोल किया जा रहा है। इस वजह से 1 अगस्त 2025 से ब्राजील से अमेरिका आने वाले सभी उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को 1 अगस्त से 7 और देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। इन देशों में फिलीपींस, ब्रुनेई, अल्जीरिया, मोल्दोवा, इराक और लीबिया शामिल है। ट्रंप ने इन देशों के नेताओं को भेजे गए ऑफिशियल लेटर में टैरिफ की डिटेल शेयर की है। अल्जीरिया, इराक, लीबिया और श्रीलंका पर 30% टैरिफ लगाया गया है। वहीं ब्रुनेई, मोल्दोवा पर 25% और फिलीपींस पर 20% टैक्स लगाया गया है। ट्रंप की यह घोषणा दक्षिण कोरिया और जापान सहित 14 देशों पर टैरिफ की घोषणा के एक दिन बाद की गई है। ट्रंप ने कल भारत के साथ व्यापार समझौते की बात की। ये समझौता इस महीने की या ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान हो सकता है। इस समझौते के तहत दोनों देश 2030 तक आपसी ट्रेड को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें खेती और डेयरी जैसे सेक्टर शामिल नहीं होंगे। अमेरिका अपने कृषि उत्पादों, मेडिकल इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ चाहता है, जबकि भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए बेहतर मौके की तलाश में है। सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अब सीआरए सेबी के सीधे नियंत्रण में न आने वाले वित्तीय उत्पादों और इंस्ट्रूमेंट की भी रेटिंग कर सकेगी, बशर्ते वे कुछ नई शर्तों को पूरा करें। ये कदम देश के रेटिंग सिस्टम को ज़्यादा लचीला और व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक बनाने की दिशा में उठाया गया है। फिलहाल सेबी के नियमों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ की रेटिंग कर सकती है जो सेबी से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध होने जा रही है। हालांकि अगर कोई दूसरी वित्तीय नियामक संस्था किसी रेटिंग को अनुमति देती है तो सीआरए वो रेटिंग कर सकती है। अब सेबी प्रस्तावित कर रही है कि सीआरए को उन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की भी रेटिंग करने की अनुमति दी जाए जो सेबी के दायरे से बाहर हैं। प्रस्ताव के अनुसार सीआरए को गैर सेबी नियमन वाली गतिविधियों को अलग व्यापार इकाइयों के माध्यम से चलाना होगा। इन इकाइयों को सेबी नियमित गतिविधियों से पूरी तरह अलग रखा जाएगा। सेबी ने इस प्रस्ताव पर 30 जुलाई 2025 तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी है। परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने लंदन स्थित इंडिया हाउस में भारत समुद्री निवेश बैठक का आयोजन किया,
इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना और भारत के बढ़ते समुद्री इकोसिस्टम में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना था। इस कार्यक्रम में वैश्विक समुद्री नेतृत्व, निवेशकों, नियामकों और प्रमुख हितधारकों ने भारत की विकसित हो रही समुद्री अवसंरचना और समुद्री भारत विजन 2047 के तहत सहयोग के अवसरों पर व्यापक संवाद किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी ने किया। उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी पर प्रकाश डाला तथा सतत और मजबूत समुद्री अर्थव्यवस्था कॉरिडोर के निर्माण के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने अपने संबोधन में वैश्विक व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और समावेशी आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए समुद्री अवसंरचना का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन ने समुद्री क्षेत्र में देश की सामरिक प्राथमिकताओं को रखा और भारत के वैश्विक समुद्री शक्ति बनने के इरादे को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, भारत 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विदेशी निवेश में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन और जहाज निर्माण में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति और GIFT सिटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र द्वारा दिए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ भारत वैश्विक समुद्री निवेशकों के लिए एक आकर्षक केस प्रस्तुत करता है। प्रमुख लाभों में 10 साल का कर अवकाश, जहाज आयात पर 0 GST और समुद्री लेनदेन पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेत्वा ने बुधवार को विंडहोक में स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में 2 MOU एक्सचेंज किए। नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग कर MOU प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की एक दिवसीय राजकीय यात्रा के अवसर हुआ। यह MOU प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की एक दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित हुआ। नामीबिया आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। नामीबिया UPI तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस वर्ष के अंत में नामीबिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने की घोषणा अप्रैल 2024 में NPCI और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच UPI प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर का परिणाम है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 55,197 खाली पदों वाली 7 विभिन्न अधिसूचनाओं के लिए 1,86,00,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित किए हैं। इससे रेलवे भर्ती बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करेगी। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में RRB द्वारा 9,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही जारी की जा चुकी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में उम्मीदवारों के निवास स्थान के नज़दीक परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पहल की है, जिससे महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 2024 से 1,08,324 रिक्तियों के लिए 12 अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 से अधिक नियुक्तियां प्रस्तावित होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.